बांग्लादेश में अशांति के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से त्यागपत्र देकर देश छोड़ा। सेना प्रमुख ने कहा अंतरिम सरकार का गठन होगा। एयर इंडिया ने ढाका आने जाने वाली सभी उड़ानें तत्काल प्रभाव से रद्द की। सीमा सुरक्षा बल ने कहा भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति सामान्य, कड़ी निगरानी की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन की यात्रा के दौरान कल फिजी के राष्ट्रपति विलियम कोटोनिवेरे के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। लक्ष्य सेन कांस्य पदक से चूके। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। बांग्लादेश इस समय जबरदस्त हिंसा की चपेट में है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सेना के एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर देश छोड़ दिया है। बांग्लादेशी मीडिया ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के ढाका स्थित आवास गण भवन में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के घुस जाने के बाद उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल बकर उज़्ज़मान ने घोषणा की है कि देश में अब एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। इसके लिए वो राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। उन्होंने टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि देशवासियों को धैर्य से काम लेना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने ढाका के धानमंडी इलाके में गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल के आवास पर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। छात्रों 1971 में खूनी गृह युद्ध में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि यह प्रणाली भेदभावपूर्ण है और प्रधानमंत्री हसीना की अवामी लीग दल के समर्थकों का पक्ष लेती है। वे मौजूदा कोटा को बदलने के लिए योग्यता आधारित प्रणाली की वकालत करते हैं। कोटा प्रणाली 1972 में स्थापित की गई और 2018 में कुछ समय के लिए समाप्त कर दी गई थी। स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% नौकरी कोटा बहाल करने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पिछले महीने विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। एयर इंडिया ने तत्काल प्रभाव से ढाका आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया ने कहा कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए है और यात्रियों को ढाका से आने जाने के लिए कन्फर्म टिकट बुकिंग में सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा एयर इंडिया ने यात्रियों को उड़ान के समय में बदलाव और कैंसिलेशन शुल्क में एक बार छूट देने की सुविधा भी दी है। यात्री और अधिक सूचना के लिए एयर इंडिया के 24 घंटे कार्यरत संपर्क केंद्र के फोन नंबर 01169329333 और 01169329999 पर फोन कर सकते हैं। वहीं बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बीच सीमा सुरक्षा बल ने कहा है कि बांग्लादेश सीमा पर फिलहाल स्थिति सामान्य है। बीएसएफ के आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि बीएसएफ के महानिदेशक पूर्वी कमान में पहले से ही मौजूद हैं। सूत्रों ने कहा कि किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थिति की कड़ी निगरानी की जा रही है। हाल के घटनाक्रमों को लेकर सेना को सचेत कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल फिजी की राजधानी सुआ पहुंचेंगी और वहां आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी और फिजी संसद को संबोधित करेंगी। सुबह पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी सैन्य बल द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ग्रैंड पैसिफिक होटल में उनका पारंपरिक स्वागत भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के राष्ट्रपति विलियम कोंटेनिवेरे के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और बाद में फिजी की संसद को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू फिजी के प्रधानमंत्री सितिवनी राबुका के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी। इस दौरान फिजी में 100 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और भारतीय उच्चायोग के सांस्कृतिक परियोजना दस्तावेजों को औपचारिक रूप से सौंपा जाएगा। शाम को राष्ट्रपति भारतीय प्रवासियों के साथ एक सामुदायिक स्वागत समारोह में शामिल होंगे और बाद में सुआ में महात्मा गांधी हाई स्कूल में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। फिजी से श्री साई वेम्पट्टी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए काम करना जारी रखेगी और आने वाले समय में राज्य के लोगों के आकांक्षाओं को पूरा करेगी। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 5 वर्ष पहले आज ही के दिन 5 अगस्त को संसद ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का निर्णय लिया था। ये निर्णय राष्ट्र के इतिहास में अविस्मरणीय क्षण था। उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रगति और समृद्धि के नए युग की शुरुआत का समय था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने के बाद विकास से वंचित महिलाओं, युवाओं, पिछड़ा वर्ग, जनजातीय और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की सुरक्षा, सम्मान और अवसर उपलब्ध हुआ। श्री मोदी ने कहा कि साथ ही दशकों से भ्रष्टाचार से पीड़ित जम्मू कश्मीर को इस समस्या से मुक्ति मिली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि अनुच्छेद 370 और 35A के समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अभूतपूर्व विकास हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि 5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बनाने के लिए अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त करने का निर्णय किया था। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित हुआ है और शांति स्थापित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के देश के शीर्ष 3 निर्यातों में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स को देश की युवा शक्ति के नवाचारों से और बल मिल रहा है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कारण मछली पालन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत अनुदान मांगों पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए श्री राजीव रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की पहल के कारण मछली उत्पादन में भारत शीर्ष देशों में शामिल है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के सत्ता में रहने के दौरान मछली पालन क्षेत्र के विकास के लिए कोई उपाय नहीं करने की आलोचना की। लोकसभा में वर्ष 2024-25 के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों की भी स्वीकृति दे दी गई है। राज्यसभा में आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्य पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि सरकार बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन में कटौती कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। भाजपा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि सौर और पवन ऊर्जा के योगदान से भारत की बिजली क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार को विश्व स्तर पर सोच रखनी चाहिए और इसका कार्यान्वयन स्थानीय स्तर पर करना चाहिए। नीति आयोग का हवाला देते हुए वाईएसआर कांग्रेस के एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि भारत को 2070 तक कार्बन उत्सर्जन का शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए $10 ट्रिलियन के निवेश की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि इसका 90% हिस्सा निजी क्षेत्र से आना चाहिए। उन्होंने निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के महत्व का उल्लेख किया। चर्चा अधूरी रही। बाद में सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड में आज तलाशी अभियान में चूरलमाला इलाके में 2 और शव बरामद किए गए। आज शाम पुथुमाला में पहचान न किए जा सकने वाले 31 शवों को दफनाया गया। इस भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में बादल फटने की घटना में लापता व्यक्तियों की तलाश आज 5वें दिन भी जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि करीब 40 लोग अभी लापता हैं, जबकि 15 शव निकाले जा चुके हैं। शिमला जिले के समेज क्षेत्र में तलाशी अभियान के 5वें दिन आज सुन्नी डैम के करीब डोगरी से एक युवती और एक पुरुष का शव बरामद हुआ है। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि समेज त्रासदी में लापता 36 लोगों के परिजनों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। डीएनए मैचिंग के बाद ही शवों की शिनाख्त हो पाएगी। उन्होंने कहा कि 85 किलोमीटर के क्षेत्र में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में अभी तक 5 शव बरामद हुए हैं। उपायुक्त ने कहा कि शव काफी क्षत विक्षत हालत में मिल रहे हैं और ऐसे में शवों की शिनाख्त करना
एक चुनौती है। इसी के चलते फैसला लिया गया है कि सभी शवों के डीएनए मैच करवाए जाएंगे। वहीं कुल्लू जिला के मलाना में 15 स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम सहित केदार घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य आज 5वें दिन भी जारी रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। आज सुबह मौसम साफ होते ही सेना के MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कमांडेंट सुदेश कुमार ने बताया कि केदार घाटी में चल रहे राहत और बचाव अभियान के आज या कल देर रात तक पूरा होने की संभावना है। पूरा सिविल प्रशासन, भारत सरकार, NDRF, एयरफोर्स, SDRF, सभी एजेंसियां जो हैं विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस में लगी हुई हैं। कई तरह के ऑपरेशन एक साथ में चले हुए हैं। यात्रियों को निकालना, सिविल वर्कर्स को निकालना, उसके साथ साथ NDRF के कर्मी जो हैं सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशंस भी जो है चलाए हुए हैं। इसके साथ साथ मेडिकल पोस्ट भी जो है लगाई गई हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य में वर्षा और बाढ़ से पीड़ित लोगों को 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता और आवास देने की घोषणा की है। उन्होंने बेलगावी में कहा कि महाराष्ट्र की सेना से जुड़े राज्य के उत्तरी भाग में इस सप्ताह लगातार वर्षा के मद्देनजर आपदा प्रबंधन, राजस्व विभाग, वन विभाग तथा सिंचाई विभाग को अलर्ट रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन के दौरान पश्चिमोत्तर और पूर्वी भारत में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अगले 2 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु में भी भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। और अब पेरिस ओलंपिक की खबरें। टेबल टेनिस में भारतीय महिला टीम ने मजबूत रोमानिया को 3-2 से हराकर इतिहास रचते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इस जीत में बड़ी भूमिका निभाने वाली मनिका बत्रा काफी खुश दिखीं। First of all, we all are really happy because this was the first time Indian team qualified for Olympics, and we are super happy. And the best part is we started really well with doubles because that gave me confidence. बैडमिंटन में लक्ष्य सेन से कांस्य पदक की उम्मीद थी, लेकिन वो मलेशिया के ली जी जिया से पराजित होकर ये मौका भी चूक गए। लक्ष्य ने बताया कि चोट की वजह से वह अपनी लय कायम नहीं रख सके। The hand was just bleeding, so it was stopping the play at times, and the game was going on hold because of there was blood on court, and we couldn't really continue. निशानेबाजी में महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरू का स्कीट मिक्स टीम स्पर्धा में 1 अंक से कांस्य पदक जीतने का मौका चूक गए। एथलेटिक्स में आज देर रात 3000 मीटर स्टीपल चेज में अविनाश सावले अपनी चुनौती रखेंगे। समाचार कक्ष से मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। इस बीच निशा दहिया महिला कुश्ती के 68 किलोग्राम भार वर्ग में चोट के कारण क्वार्टर फाइनल में पराजित हो गईं। पदक तालिका में चीन 21 स्वर्ण, 17 रजत और 14 कांस्य सहित 52 पदक लेकर पहले स्थान पर है। अमेरिका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। भारत 3 कांस्य पदक के साथ 59वें नंबर पर है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं स्पर्श सक्सेना। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 2222 अंक की गिरावट के साथ 78,759 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 662 अंक गिरकर 24,055 अंक पर रहा। विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 84 रुपये और 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $75.38 प्रति बैरल पर थी। विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह बड़ी गिरावट के बाद आज फिर गिरावट दर्ज की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांग्लादेश में अशांति के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से त्यागपत्र देकर देश छोड़ा। सेना प्रमुख ने कहा अंतरिम सरकार का गठन होगा। एयर इंडिया ने ढाका आने जाने वाली सभी उड़ानें तत्काल प्रभाव से रद्द की। सीमा सुरक्षा बल ने कहा भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति सामान्य, कड़ी निगरानी की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन की यात्रा के दौरान कल फिजी के राष्ट्रपति विलियम कोटुनिवेरे के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।